और उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तरकाशी आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 67 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में 67 घंटों में 600 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। 400 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है और सीएम धामी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तरकाशी आपदा में मौत का आंकड़ा अभी तक 6 पहुंच चुका है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और खुद सीएम धामी ने अपने वेतन को भी लोगों के लिए दे दिया है और साथ ही साथ लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं कि जो भी आपसे बन पड़ता है आप लोगों की मदद ज़रूर करें। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही साथ देखिए जो धराली में बर्बादी की कहानियाँ देखने और सुनने को मिल रही हैं, झकझोर देने वाली। 80 एकड़ में फैले मलबे को हटाने के लिए अभी 3 जेसीबी, 100 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की अभी तक आशंका। उत्तरकाशी के धराली गांव में हादसे का चौथा दिन है। 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं जो मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन और लग सकते हैं। धराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है जिसे हटाने के लिए 3 जेसीबी मशीनें हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, लेकिन ये सामान 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में 2 दिन से अटका हुआ है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो धराली से गुजरती है। हर्षिल से धराली की 3 किलोमीटर की सड़क 4 जगहों पर 100 से 150 मीटर तक खत्म हो चुकी है। भटवाड़ी से हर्षिल तक 3 जगह लैंडस्लाइड और एक पुल टूटा है। ऐसे में धराली तक सड़क खुलने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। पंकज लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, काफी सारी चुनौतियां हैं। धराली के जिस इलाके के अंदर खासतौर पर तबाही का मंजर देखने को मिला, वहां मलबे में लोग दबे हैं, लेकिन अभी तक वहां मशीन्स नहीं पहुंच पा रही हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ तक हमें खुद पहुंचने में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पीछे कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर लगातार नीचे गिर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले बहुत भारी बारिश हुई थी और 2 दिन से धूप खिली हुई है। तो धूप खिलने के बाद पत्थरों का गिरने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। एब्जॉर्ब कर रहे हैं पत्थर, जो पहाड़ है वो पानी को, और उसके बाद कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये चुनौतियां सामने आ रही हैं वो रेस्क्यू में भी बाधा बन रहा है। सड़क मार्ग से रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है और मौसम साफ होने की वजह से हवाई मार्ग से लगातार जो रेस्क्यू वो किया जा रहा है। वहां पर अब तमाम मशीनों को भेजा गया है, लेकिन वहां जो जेसीपी और पोकलैंड मशीनें भेजी गई हैं, वहां से जो मलबा है वो 40 से 50 फीट मलबा है, उसे खोद पाना बहुत बड़ी चुनौती है। लोग नीचे दबे होंगे तो उन्हें निकाल पाना भी चुनौती है। तो प्रशासन अब पहले तौर पर यह कर रहा है कि जो लोग सुरक्षित हैं उनको निकाल लिया जाए। फिलहाल गंगनानी के पास हम पहुंचे हुए हैं और गंगनानी के पास में यहां पुल निर्माण का काम तैयार शुरू कर दिया गया है। बेसमेंट बना लिया गया है पुल का और पुल को लगभग बताया जा रहा है कि कल शाम तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। यहां गंगनानी से जैसे ही पुल बनता है तो जो पीछे जितनी मशीनें खड़ी हुई हैं, हमें खुद पीछे 7 से 8 जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें, कई जगह जो उपकरण है ट्रकों में भरे मिले हैं। कई जगह जो लोग पुलिस के जवान है वो खड़े मिले हैं। जो लैंडस्लाइड जोन है जहां पर दोनों तरफ बाधित रास्ता हो रहा है, वहां पर पुलिस के जवान दोनों साइड खड़े हो गए हैं। जेसीबी मशीनों को लगा दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो सड़क मार्ग है उसको अलर्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम खराब हो जाता है तो हवाई मार्ग से अब पूरी तरह से जो रेस्क्यू है वो बंद हो जाएगा। ऐसे में अभी फिलहाल प्रशासन ने इस हवाई सर्वेक्षण से, हवाई मार्ग से रेस्क्यू को बहुत तेज गति से शुरू कर दिया है। हर 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ान बढ़ रहा है और लगातार लोगों को हर्षिल और जो गंगोत्री है और वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी छोड़ा जा रहा है। ये तमाम चीजें अभी की जा रही हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि वैकल्पिक तौर पर जो सड़क मार्ग है उसको खोल दिया जाए। बीआरओ अपने काम में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि हर्षिल की साइड से बीआरओ की टीमें जो उस साइड जो लैंडस्लाइड हुआ है, हर्षिल की साइड जो सड़कें टूटी हैं, उनको पहाड़ खोदकर नया मार्ग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर कई मशीनें लगाई गई हैं। जैसे ही गंगनानी का जो पुल, नाग देवता मंदिर के पास जो पुल गिरा है, उस पुल का जैसे ही निर्माण होता है तो इधर से फिर तमाम चीजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और तमाम जो लोडिंग ट्रक हैं उनको भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे काम में लगभग अभी 24 से 36 घंटे का भी वक्त लग सकता है पूरे खोलने में। और मार्ग खोलने के लिए इसलिए जल्दबाजी की जा रही है क्योंकि अगर बारिश शुरू हो जाती है तो पूरी तरह से जो हवाई मार्ग से जो रेस्क्यू किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए मार्ग को वैकल्पिक तौर पर खोल दिया जाएगा तो फिर सारी चीजें फ्री हो जाएंगी। कई ट्रकों में पीछे सामान भरा हुआ है,
सड़क खुल जाने के बाद खाद्य सामग्री को आगे भेजा जाएगा। तो ये तमाम चीजें अभी वैकल्पिक तौर पर की जा रही हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज गति से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर टीम जुटी हुई हैं। सेना के जवान देवदूत बनकर वहां काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को सर्च कर रहे हैं। मलबा हटाने का भी वहां कहीं कहीं जहां कम मलबा है वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, क्योंकि जो पूरा जो धराली का जो पूरा क्षेत्र था वो तकरीबन कई सौ एकड़ का क्षेत्र है और वहां से उस साइड जाना बहुत चुनौती हो रहा है। तो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है कि दूसरी साइड भेजा जाए और वहां से लोगों को इस साइड निकाल के लाया जा सके। तो ये तमाम चीजें उस क्षेत्र में की जा रही हैं। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यह है कि वहां पर जो सेना के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं और जो एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, प्रशासन के लोग हैं जो वहां मौजूद हैं, उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री वहां पहुंचा दी जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। 24 घंटे आदमी काम करे फिर तमाम चीजें खाने पीने की उन्हें ना मिले तो ये भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए वहां पर इन चीजों को ड्रॉप किया जा रहा है। ये अभी नहीं पता है कि इस पूरे ऑपरेशन में कितना दिन लगेगा। ये ऑपरेशन बहुत लंबा भी खिंच सकता है, इसमें 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। लोगों की तलाश में बहुत लंबा वक्त इसमें लगेगा, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और लोगों को जैसे ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे ही लोगों की लिस्ट सरकार के पास, प्रशासन के पास ये लिस्ट आएगी कि कितने लोग गायब हैं, उन लोगों की तलाश फिर युद्ध स्तर पर की जाएगी, रेस्क्यू किया जाएगा, फिर लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई होगा, कौन व्यक्ति कहां है, किस जगह मलबे में दबा है, यह बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम प्रशासन के सामने हो सकता है। जी, जाहिर तौर पर ये और क्योंकि लोगों के साथ साथ कई जवान भी हैं जो लापता हो गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान में, उनको लेकर भी कोई अपडेट अभी तक मिल पा रहा है क्या? देखिए, 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं। 11 जवानों का रेस्क्यू परसों कर लिया गया था, उनको शिफ्ट किया गया अस्पतालों में। 2 जवानों को एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है एयर एम्बुलेंस के जरिए। 9 जवान अभी वहां लापता बताए जा रहे हैं। कुल 16 जवानों की लिस्ट प्रशासन की ओर, 16 लोगों की जिन जवानों की जो लोगों की लिस्ट प्रशासन की ओर से आई है, उसमें 7 सिविलियन हैं और 11 उसमें जवान हैं। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि वहां पर जो जवान लापता हुए थे उनकी तलाश भी की जा रही है। कैंप आइडेंटिफाई है सेना को कि किस जगह कैंप था, लेकिन कैंप जब टूटा जहां वो सेना के जवान रुके हुए थे, वो मलबे के साथ बहकर कहां गए, या इधर उधर भागे हैं, या भटक के जान बचाने के लिए दूसरी साइड चले गए, उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। कनेक्टिविटी फोन की वहां नहीं है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि अभी वो जवान किस साइड होंगे, कहां होंगे, मलबे में दमे होंगे या फिर वो दूसरी साइड भागकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं गए होंगे। तो इन तमाम चीजों को सर्च किया जा रहा है। सेना के जवान वहां लगे हुए हैं। और बड़ी एक बात यह है, देखिए, जिनके साथी गायब हो गए हों, जो वहां पर उनके साथ उन्होंने रात बिताई हो, लंबे समय से वो रह रहे हो वहां पर, उनका साथी कोई वहां गायब हो, फिर उसी दौरान उसी समय ऐसे युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को चलाना सेना के जवानों के लिए वो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर ये इशारा करता है कि सेना के जवान वहां देवदूत बनकर लोगों के लिए आ रहे हैं और वो लगातार वहां पर काम में जुटे हुए हैं। सेना के ही नहीं, लेकिन अगर हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो वो भी लगातार काम में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में कैंप लगाए हुए हैं। जैसे ही आपदा की बात आई थी, आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़कर मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे। देहरादून में उन्होंने आपदा प्रबंधन केंद्र से सारी चीजों को मॉनिटरिंग किया, फिर उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी में लगातार वो कैंप कार्यालय बने हुए हैं, अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। 3 बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार उनसे संपर्क में है और हर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। किसने व्यक्ति को निकाला गया, कितना खाना पहुंचाया गया, क्या क्या सामान वहां पहुंचाया जा रहा है, ये सब चीजों की अपडेट ली जा रही है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं, कुछ लोगों की रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। भीड़ भाड़ इसने सर आगे तो वो रखा है, बोझ करने रखा है, इससे भीड़ भाड़ कम है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, भी दुकानदारों को नुकसान हो रहा है और पर्यटक असर देखने नहीं मिल रहा है। सन्नाटे में छाया हुआ पूरा क्षेत्र, क्योंकि जो आगे चप्पे चप्पे पे रोड बंद है, तो ये पूरा क्षेत्र यात्रा से भरा हो रहता था इस समय। अब खाली सुनसान पड़ा हुआ। अब देख लो नुकसान, यहाँ तो नुकसान ही, पहले यात्रा का हाल खराब रहे, अभी आपदा का हाल खराब है, ये तो नुकसान ही चला है रोड पे इस साल। क्या करना, रोड सारी टूट गई, पुल था पुल भी टूट गया, आज के आज सारे ठप हो रखे पूरा। इसी पे हमारा वो था पूरा, कहाँ यात्रा भी बंद हो गई, यात्रा ने कहाँ से आनी है, पूरा नुकसान हो गया। इधर धराली में ज़्यादा हो गया, स्लाइड यहाँ पुल था आगे नाग मंदिर के पास, वो भी टूट गया। पंकज, आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं जो इस वक्त लगातार रेस्क्यू करने के बाद में सेफ जगहों पर रखे गए हैं, उनके सामने तो पूरी जिंदगी धुंधली सी हो चुकी होगी। आप जब उनसे बातचीत कर रहे हैं तो क्या महसूस किया, किस तरह से वो अपने उस दर्द भरी कहानी को बयां कर रहे हैं?
देखिए, अपने से खोने का दर्द बहुत दुखदायी होता है, पीड़ादायी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने को खो देता है तो वो उसको ज़बां पे अपनी बात नहीं कह पाता है। ऐसे ही उन लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने अभी एक गम है, पहाड़ वाला गम है, और उस गम को भुला पाना उनके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। जितने लोगों से भी हमारी बात हुई है जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं, वो लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि उन्होंने उस आपदा के दंश को झेला है, उसको देखा है, उसको परखा है, उसको वहां पर रहकर उन्होंने उन चीजों को देखा है। तो वो डरे सहमे हैं, वो डर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये बहवाही आपदा आई और किस तरह से पूरे जो धराली का क्षेत्र था उसे मिनटों में बहा के ले गया। तो उनके अंदर डर है अभी, लेकिन उस डर को निकालने के लिए, दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये चार धाम यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है देश भर के यात्रियों के लिए। और जिस तरह से यहाँ देश भर के बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, उनके अंदर इस तरह का माहौल पैदा ना हो कि उत्तराखंड में इस तरह की त्रासदी आती है, आपदाएं आती हैं और जानमान का खतरा होता है। तो उस डर को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि फिर से एक बार इस तमाम चीजों को पटरी पर लाया जाए। जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये गंगनानी का क्षेत्र है, और ये यात्रा के दौरान इस वक्त भी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस वक्त भी यहाँ हर समय यात्रियों की चहल पहल हुआ करती थी। और अभी देखिए पीछे जो सड़क है वो पूरी तरह से सन्नाटे से आपको सन्नाटे की तरह नजर आएगी। एक भी वाहन यहाँ नजर नहीं आएगा, सिर्फ मीडिया कर्मियों का और जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो यहाँ नजर आएंगी। सारे जो होटल हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार की भी मार लोगों पर पड़ी है, उनकी कमर टूट गई है रोजगार के लिए। पिछले 4 दिन से लगातार यातायात बाधित है, यात्री आ नहीं रहे हैं। तो एक मैसेज गया है, ये भी बता रहे हैं यहाँ के लोग कि जिन लोगों ने होटल बुक किए थे उन्होंने अपने होटल कैंसिल कर दिए हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार का ये प्रयास है इस तमाम जो ये आपदा आई है इससे पार पाया जाए, फिर से यात्रा को पटरी पर लाया जाए, यात्रियों में देश भर में ये मैसेज जाए कि सरकार ने एक बेहतर काम किया, सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया ताकि निगेटिविटी पैदा ना हो पूरे देश भर में। तो इसलिए सरकार का यह प्रयास है कि पूरी तरह से यात्रा मार्गों को दुरुस्त कर दिया जाए, आपदा में फंसे लोगों को निकाल लिया जाए, जो जिस प्रदेश का रहने वाला है। खासतौर पर क्योंकि ये अपील भी की जाती है जब जब बारिश का अलर्ट होता है कि लोग यहाँ पर ना आएं, लेकिन अब तो इस भयावह मंजर के बाद में लोगों के जहन में एक दहशत बैठ चुकी होगी, क्योंकि एक हमने एक केदार त्रासदी देखी और अभी ये त्रासदी उसके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन लोगों की जान जाना और इस तरीके से त्रासदी होना ये दुखद है और डरा देने वाली तस्वीरें। निश्चित तौर पर देखिए लोगों के अंदर डर है ही, सिर्फ स्थानीय लोगों के ही नहीं बल्कि जो यात्री जो टूरिस्ट यहाँ आता है उनके अंदर भी एक दहशत का माहौल बना है। लेकिन ये धीरे धीरे सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। और केदारनाथ आपदा का दंश सबने देखा है, लेकिन आज देखिए केदारनाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये चीज़ें सब सरकार के स्तर पर होती हैं, प्रशासन के स्तर पर होती है, कैसे इन तमाम चीज़ों को पार पाया जाए, कैसे इस जो आपदा आई है उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो ये सब चीज़ें सरकार के हाथ में होती है। सरकार कोशिश करती है कि इन चीजों को फिर से पटरी पर लाया जाए, सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाए, आपदा क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही हैं उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए। लेकिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों के होटल टूटे हैं, जिनके अपने चले गए, जो नहीं मिल रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा डर है, उनके अंदर अभी दहशत का माहौल है, वो गमगीन है। अभी वो ये चाह रहे हैं कि उनके अपने जो बिछड़े हुए हैं वो मिल जाए। तो दुआ लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटक गए हों, मिल गए हों। तो सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इस कोशिश में लगे हैं कि हर एक व्यक्ति को बचा लिया जाए, चाहे वो किसी भी जगह फंसा हो। हर व्यक्ति की जान एक कीमती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह चुके हैं कि देश के कोने कोने से आने वाले हर एक टूरिस्ट की जान हमारे लिए कीमती होती है, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है। तो हर एक को बचाना हमारी प्राथमिकता है, उसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है और ये युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है, जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको जैसे ही उत्तरकाशी, देहरादून, भटवाड़ी में ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है, जिन लोगों को, जो लोग गायब हुए हैं, जो लापता है, जो मलबे में दबे हैं, उनका सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से मलबे को हटाया जाए और जो हेल्पलाइन नंबर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, लोगों तक मदद पहुंच पा रही है क्या? देखिए हेल्पलाइन नंबर उत्तरकाशी से जारी किए गए हैं और देहरादून आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से हेल्पलाइन जारी किए गए हैं। जिन लोगों के अपनों से संपर्क नहीं हो रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूं।